अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ बातें मैं बता दूं। ये चैप्टर हमारे फिज़िक्स के पार्ट से बिलोंग करता है। अब तक हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से फिज़िक्स का एक भी चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया था। एक्चुअली ये अंदाज़ा था कि अगर क्लासेस ओपन हो जाए तो हम ये जो चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के, या जो इस तरीके से डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं, उसे हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लास में स्टार्ट करने का इरादा रखते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, अब ऑनलाइन क्लासेस बढ़ती ही जा रही हैं। स्कूल और क्लासेस ओपन होने की कोई डेट सामने नज़र नहीं आ रही है। इसको देखते हुए हम फिज़िक्स से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उसे भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आपको ये बातें अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़्यादातर इमेजिनेशन में होते हैं, यानी कि चीज़ें हमें प्रॉपर सामने दिखती नहीं हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही ध्यान से आपको चैप्टर को स्टडी करनी पड़ती है। तो आइए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफ़ेक्ट हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हमने 9th स्टैंडर्ड में पूरा एक चैप्टर स्टडी किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और किस तरह से उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने स्टडी किया है। अब उसी इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे 3 पॉइंट देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये वही 3 पॉइंट हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट हैं। इसमें से फर्स्ट वाला जो इफ़ेक्ट होता है वो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, दूसरा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, और तीसरा केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। यहाँ पर हम इस चैप्टर में हम 2 टॉपिक यहाँ स्टडी करेंगे, एक हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट, केमिकल इफ़ेक्ट जो है वो हमारे इस पोर्शन का पार्ट नहीं है। हम हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में स्टडी करने के लिए हमारे पास 3 टॉपिक हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला एनर्जी ट्रांसफ़र का एक टॉपिक है, जिसे मैं बाद में स्टडी करवाऊँगा। यानी कि पहले हम हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको जो फर्स्ट वाला है एनर्जी ट्रांसफ़र का वो टॉपिक आपको स्टडी करवाऊँगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि हीटिंग इफ़ेक्ट हम किन किन जगहों पर उनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँ या रिवीजन भी कर दूँ कि आपने देखा होगा कि जो कंडक्टर होते हैं, यानी जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो एक पीस ऑफ वायर होता है, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे येलो कलर का जो एक सिलिंड्रिकल पार्ट देख रहे हैं, एक्चुअल में वो वायर दिखाया गया है। जब तक इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, यानी जब तक वो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट नहीं होता है, इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडमली मोशन में होते हैं। और जब वो रैंडम मोशन में होते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वहाँ हम उसके बाद उसे एक बैटरी से, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका रैंडम मोशन सब एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, और वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होते हैं, जिसे हम रियलिटी बेस पे जज करते हैं। एक्चुअल में करंट का फ्लोइंग डायरेक्शनल जो है, यानी कि जो हम कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी हम हमेशा करंट कैसे दिखाएंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन जो मूव होता है वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होता है। आ रही है बात समझ में? तो आइए हम देखते हैं कि जब वो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो वो किस तरह से हीट में ट्रांसफ़र होते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है, जब वो मूव होते हैं तो उनका एक दूसरे से कोलिजन्स होता है, मतलब वो आपस में टकराते हैं। एटम से उनका कोलिजन्स होता होगा, और जो ऑर्बिट्स होते हैं उनसे भी उनका कोलिजन्स होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड फिर फाइनली वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, जब करंट फ्लो होता है, तो उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड होते होंगे या एटम से कोलाइड होते होंगे या दूसरे किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से कोलाइड होते होंगे, जिसकी वजह से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होती है और फिर वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है और उसी हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं बहुत सारी जगहों पर, जैसा कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। आगे हमें उसी के बारे में स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट, इस वक्त मैं आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन का मतलब कि हम इस हीटिंग इफेक्ट को कहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी कि अगर जब किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसे हम जूल्स लॉ के थ्रू समझ भी सकते हैं। और जूल्स लॉ आपको 9th स्टैंडर्ड में समझाया गया है और मैं जब कभी आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तो मैं आपको उसका रिवीजन भी करा दूँगा। तो फिलहाल आप इतनी बातों को ध्यान में रखिए कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। अब उसी हीट को हम खुद भी प्रोड्यूस करके बहुत सारे अप्लायंसेस में उसको यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इस चैप्टर में आगे हमें वही स्टडी करना है कि हम उसे कहाँ कहाँ कौन कौन से अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे हीटिंग इफेक्ट का सबसे पहला यूज़ या एप्लीकेशन हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के फॉर्म में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं। आजकल के टाइम पे आप लोग जो बल्ब यूज़ करते हैं वो एलईडी और इस तरह के बल्ब होते हैं। जिस तरह से पहले के जो बल्ब होते थे, यानी कि जो येलोइश कलर के ग्लो होते हैं, आपने थोड़ा देखा होगा अपने घर में पुराने बल्ब जो येलोइश कलर के होते हैं, तो उन बल्ब में इन टेक्निक का यूज़ किया जाता था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वो इलेक्ट्रिक बल्ब वर्किंग करते थे। आइए उस हीटिंग इफेक्ट को यहाँ पर बल्ब में समझते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक फिलामेंट का यूज़ किया जाता है जो टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन के बारे में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ये वो मेटल होता है जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये नियरली अबाउट 3400 के आसपास होता है डिग्री सेल्सियस में। तो इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जब इसे हीट मिलती है तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होता और ये कंटिन्यूसली कई मंथ तक हम इस बल्ब को यूज़ कर सकते हैं। तो बल्ब के अंदर हम फिलामेंट यूज़ करते हैं टंगस्टन का, और आप सब जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 3380 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर आपको बताया गया है और आपकी टेक्स्ट बुक में नियर अबाउट 3400 के आसपास उसे बताया गया है। अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम ही हैं। तो हम बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बल्ब में सप्लाई होती है, आप सब जानते हैं कि हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है ये हीट को प्रोड्यूस करेगा और उसी हीट की वजह से वहाँ पर क्या जनरेट होती है? हाँ बोलिए, लाइट एनर्जी जनरेट होती है। मतलब हीट की वजह से बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है। तो इसी टेक्निक पे हम इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आप ये भी देख सकते हैं कि जो अंदर का फिलामेंट होता है उसे हम सेफ रखने के लिए केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और ऑर्गन नाम की जो गैसेस होती हैं उसे अंदर बल्ब के अंदर रखते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन से उसको सेव कर सके। तो इन सारे टेक्निक को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक बल्ब को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की टेक्निक यूज़ करके उसका डेली लाइफ में यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब को हम हीटिंग इफेक्ट में यूज़ करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टंगस्टन का फिलामेंट। इसी रेजिस्टेंस वाले कॉइल को हम और दूसरे भी अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक गीज़र देखा होगा, उसके साथ ही आपने इलेक्ट्रिक कुकर भी देखा होगा और इलेक्ट्रिक हीटर तो आपने ज़रूर देखा होगा। ऐसे ही सारे कॉइल्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिव होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, जिसकी वजह से वो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से हीट को जनरेट करते हैं और उसी हीट को हम अपने दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, इस हीटिंग इफेक्ट के बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वो है दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपके सामने। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा आपके फ्रिज के जो मेन स्विच होता है उसके आसपास में, जहाँ पर फ्रिज का आपके घर में बटन होता है, स्विच होता है, उसके पास आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है। आप उसे हाथ से पकड़ के निकाल भी सकते हो।
उस फ्यूज़ को जब आप देखोगे तो वहाँ पर एक हल्की सी पतली सी मेटल की प्लेट होती है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब कभी क्या होता है कि हमारे वायर के अंदर, मेन सीरीज़ के अंदर जब करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हाई रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ हीट भी ज़्यादा जनरेट होती है, तो हो सकता है कि हमारे जो अप्लाइंसेस है वो हाई करंट की वजह से या ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट की वजह से वो सारी चीज़ें जल सकती हैं, बेकार हो सकती हैं। तो उसे हम प्रिवेंट करने के लिए उस सीरीज़ में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। सीरीज़ में आप समझ रहे होंगे कि हम एक ही ऑर्डर में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। ज़्यादा करंट होने की वजह से हीट बढ़ती है और हीट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो पतला सी मेटल का प्लेट होता है वो ब्रेक हो जाता है और करंट की सप्लाई वहीं पर रुक जाती है, जिसकी वजह से करंट हमारे अप्लाइंसेस तक नहीं पहुंचता और वो सारे अप्लाइंसेस सेफ रहते हैं। तो इसी टेक्निक के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको स्लाइड्स के फॉर्म में भी दिखाया है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट। और आप इस डायग्राम में फ्यूज़ के बारे में आप थोड़ा समझ सकते हैं कि किस तरह से वो होता है। आपने ऐसा फ्यूज़ आप अपनी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे भी देखते होंगे, जहाँ पर मेन आपका मीटर बॉक्स होता होगा, वहाँ पर 3 तरह से ऐसे फ्यूज़ लगाए जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है तो वो फ्यूज़ क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और हमारी पूरी बिल्डिंग भी सेफ रहती है। इसी तरीके से जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट का भी प्रोसेस मैं आपको समझा दूँ। आप सब जानते होंगे कि हमारे घर के अंदर जो 3 वायर आते हैं, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थिंग होता है। तो अर्थिंग तो ग्राउंड से अटैच होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल के बीच में 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। जब कभी किसी रीज़न की वजह से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का एक दूसरे से अटैचमेंट होता है या कांटेक्ट होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का जब कांटेक्ट होता है तो ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से क्या हीट भी ज़्यादा जनरेट होगा और उसी हीट की वजह से शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम क्रिएट होता है या शॉर्ट सर्किट आपके पास हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इन्हीं फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर ऑफ लीड एंड टिन, ये जो मेटल की प्लेट होती है वो लेड की होती है या टिन की होती है, जिसे लो मेल्टिंग पॉइंट में बनाया जाता है। जैसे ही हाई वोल्टेज होगा और उसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो वायर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में एक टीवी का एग्जाम्पल दिखाया गया है कि जो टीवी है वो हाई वोल्टेज से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, लेकिन बीच में हम अगर फ्यूज़ को यूज़ कर दें सीरीज़ में तो फ्यूज़ को अटैच करने की वजह से इनकेस कभी हाई वोल्टेज का करंट आपके टीवी तक या दूसरे अप्लायंसेस तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो इस फ्यूज़ के वायर को वो करंट जैसे ही पहुंचेगा, फ्यूज़ का वायर लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ब्रेक हो जाएगा और आपका टीवी और दूसरे सारे अप्लायंसेस सेफ रहते हैं। यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। ऊपर आप शॉर्ट सर्किट के भी देख सकते हैं कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। और मैंने आपको अभी चीज़ें समझाया कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट की वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा और उसी की वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करने के लिए हमें फ्यूज़ का यूज़ करना चाहिए। आप आजकल के ज़माने में अगर आजकल की टेक्निक के हिसाब से अगर आप फ्यूज़ देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आजकल जो हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। आप देख सकते हैं जिसे हम MCB के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हाई अमाउंट या हाई वोल्टेज का करंट पास होता है ये ट्रिपर ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज का करंट हमारे अप्लायंसेस तक नहीं पहुँचता। और आजकल की टेक्निक के हिसाब से ये जो फ्यूज़ होते हैं या ये जो ट्रिपर जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, ये अलग अलग रेटिंग्स के होते हैं, मतलब करंट के हिसाब से मिलते हैं कि कितने एम्पियर के करंट को अगर आपके घर में फ्लो हो रहा है तो उसके हिसाब से आप वो फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 एम्पियर का भी MCB आता है और 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्या अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप वहाँ पर फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करूं कि आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। इन शॉर्ट मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जब कभी हमारे घर में
शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो या हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम हो, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगा, और हीट की वजह से फायर हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इन सब से प्रिवेंट करने के लिए, अपने अप्लायंसेस को सेफ रखने के लिए हम बीच में क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। फ्यूज़ लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाता है और करंट हमारे अप्लायंसेस तक और हमारे घर तक नहीं पहुंचने पाता। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये आपका फ्यूज़ का दूसरा इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा तीसरा इफेक्ट क्या है। तो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। ये इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में स्टूडेंट आपको 9th स्टैंडर्ड में भी कुछ बातें बताई गई होंगी। आइए देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट यूज़ करके हम डेली लाइफ में इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वहाँ पर आप देखते होंगे कि उसके अंदर अगर आपने कभी देखा होगा तो एक फॉइल होता है जिसे मीका MICA मीका फॉइल कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उसकी वर्किंग होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इंसुलेटेड मीका शीट होता है, यानी मीका एक जो हमारे पास मिनरल के फॉर्म में होता है। मैं उसकी एक स्पेशलिटी बता दूँ। मीका की स्पेशलिटी ये है स्टूडेंट कि मीका जो होता है वो एक ऐसा मिनरल है कि अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम मीका की शीट के अंदर हाई रेजिस्टेंस का कॉइल रखते हैं। अब उस हाई रेजिस्टेंस जो मीका के शीट के अंदर होता है उसमें से करंट फ्लो होगा, लेकिन वो करंट हमारे इलेक्ट्रिक आयरन के नीचे वाले जो स्टील का मेटल ब्लॉक होता है उसमें नहीं पहुंचता, क्योंकि मीका शीट करंट को रोक लेता है। लेकिन मीका का काम ये होता है वो करंट को ज़रूर स्टॉप करता है लेकिन हीट को स्टॉप नहीं करता, इसलिए हम मीका के शीट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में। अब जैसे ही करंट पास होगा और हाई रेजिस्टेंस के कॉइल में से करंट पास होगा तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। वो हीट मीका शीट से ट्रांसफ़र होते हुए मेटेलिक ब्लॉक में पास होगी और हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और हम उससे अपने क्लोथ्स को आयरन कर सकते हैं। लेकिन करंट जो है वो मेटेलिक ब्लॉक तक नहीं पहुँचता क्योंकि मीका शीट उस करंट को रोक लेता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप ध्यान में रखिए। तो इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में। बेसिकली हुआ क्या, हीटिंग इफेक्ट को ही हमने यूज़ किया है। आप सब जानते हैं कि जैसे ही करंट पास होगा हाई रेजिस्टिव कॉइल की वजह से वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और उसी हीट को हम मेटेलिक ब्लॉक पे ट्रांसफ़र करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो कॉइल में से जब करंट पास हो रहा था तो करंट भी ट्रांसफ़र होना चाहिए और नीचे वाले मेटेलिक ब्लॉक में करंट आना चाहिए और हमको भी शॉक लगना चाहिए। लेकिन वहाँ हम उस कॉइल को जिसमें से करंट पास होता है उसको मीका शीट के अंदर रखते हैं। फ़ायदा ये होता है कि मीका शीट हीट को ज़रूर ट्रांसफ़र कर सकता है लेकिन करंट को वो वहीं पर स्टॉप कर देता है, अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं कराता, जिसका फ़ायदा ये है कि करंट मेटेलिक ब्लॉक तक नहीं पहुंचने पाता और हम शॉक से सेफ रहते हैं। तो इस वर्किंग पे इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट इन इफ़ेक्ट को देखने के बाद हमारा पहला हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक था वो यहाँ पर फिनिश होता है। मैं आपको हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहीं पर ख़त्म करूँगा। हमारे टेक्स्ट बुक में इन्हीं एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को फिनिश किया गया है और इसके बाद कुछ सॉल्व एग्जाम्पल यानी कि न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में हैं जिसे हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। अब इस टॉपिक के बाद हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट में जो हमने देखा था वो आपके पोर्शन के हिसाब से इस चैप्टर में इतना ही बताया गया है। वैसे तो हीटिंग इफेक्ट के बहुत सारे यूज़ होते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं जिसे आप हायर क्लास में स्टडी कर सकते हो और आप अपनी सराउंडिंग की लाइफ में भी देख सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे स्टूडेंट आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक देख रहे हैं। शुरू करने से पहले इसे हमें प्रैक्टिकल के थ्रू समझना पड़ेगा, तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि हम एक लेक्चर में एक इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करें। अभी तक हमने इस लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी की है। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। अगले टॉपिक पे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है हम उसे अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे।
आज के इस लेक्चर को बहुत ही शॉर्ट रखा गया है, आप इसे बार बार दोहरा करके देख सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, और अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।